तो बिहार में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होने वाला है। एनडीए गठबंधन में दोनों एक हो जाते हैं और महाविकास अघाड़ी को छोड़ करके एनडीए की तरफ स्विच कर जाते हैं शरद पवार। तो एक तरफ जहां बिहार में चुनाव चल रहे हैं, सारा फोकस बिहार पर है, तो अमित शाह को आप देखे होंगे बिहार पर फोकस उनका दूसरी तरह से है। वो ये साधने में लगे हुए हैं कि कहीं कोई छटक तो नहीं रहा है ना। सरकार हाथ में थी एकनाथ शिंदे के और उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने नंबर 1 की पार्टी बन करके खुद का मुख्यमंत्री बना लिया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार का विधानसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो अमला फैला है वो सारा बिहार पर फोकस्ड है और इसको लेकर के कई संभावनाओं पर भी गौर किया जा रहा है। उनमें से एक संभावना ये भी है कि अगर नीतीश कुमार झटका दे देते हैं तो क्या होगा। ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी उल्हाते हैं, अमित शाह ये कहते हैं कि भाई चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा। दिक्कत क्या है, हम थोड़े घोषित करेंगे, वो तो विधायक आएंगे घोषित करेंगे। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ एक दूसरा नेक्सस भी जोड़ा जा रहा है। अगर मान लेते हैं कि नीतीश कुमार के चक्कर में कई और लोग फरार हो जाते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, 240 सीटें हैं, 32 सीटों की उसको कमी आ रही है। आपको पता ही होगा कि 543 सीटें हैं, 543 में से 272 का आंकड़ा चाहिए और वो 272 का आंकड़ा पूरा करने के लिए 32 विधायकों के सांसदों की और जरूरत पड़ेगी। चुनाव बिहार में है लेकिन चिंता दिल्ली में हो रही है। देखिए, जो बातें सामने आ रही हैं वो बड़ा ही अजीबोगरीब हैं। कई महीनों से हम चर्चा कर रहे थे कि अमित शाह की चुप्पी बहुत कुछ कहती है और चुप इतना क्यों है। अभी तक आपको याद है ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन तब तक नहीं होगा जब तक बिहार वाला मामला सलट नहीं जाता है। अब तो ये भी बात सामने आ रही है कि इसमें बहुत बड़ा पेंच फंसा हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष वाले में, जो भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन इस बीच में अमित शाह अपना खेल खेलना शुरू कर चुके हैं। अमित शाह का गेम आपको पता है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये उनका अंतिम फंडा है जो साम दाम दंड भेद के बाद आता है और ऐसे में अमित शाह सफल रहे हैं। अब तक जितनी स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई है उस स्ट्रेटजी में एक आध को छोड़ दिया जाए तो प्रशांत किशोर अपने आप को स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं, लेकिन अमित शाह भी कम नहीं है। हारी हुई बाजी को जीतना कैसे सीखा जाता है या कैसे जीता जाता है, ये अमित शाह से बेहतर कोई नहीं जानता है। एक तरफ जहां बिहार में चुनाव चल रहे हैं, सारा फोकस बिहार पर है, तो अमित शाह को आप देखे होंगे बिहार पर फोकस उनका दूसरी तरह से है। वो ये साधने में लगे हुए हैं कि कहीं कोई छटक तो नहीं रहा है ना, उसका स्क्रू टाइट करना है। और इसी कड़ी में अमित शाह ने जो स्क्रिप्ट लिखी है, उस स्क्रिप्ट से एकदम आप समझिए कि अचानक से झटका लगने वाला है और एक झटके में पूरा का पूरा वो गेम ही पलट देंगे। ये अमित शाह की पुरानी नीति रही है। आपने देखा होगा कई राज्यों में विधायकों ने इस्तीफा देकर के सरकारें बनवाई दूसरे की क्या, एनडीए गठबंधन की या फिर भारतीय जनता पार्टी की। ये सब होते रहता है और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कि लंबे समय से हम ये बता रहे थे कि कहां से नीतीश कुमार जैसे लोग या फिर मान लेते हैं कि चंद्रबाबू नायडू विद्रोह कर देते हैं, कहते हैं कि हम समर्थन नहीं देंगे, तब क्या रास्ता होगा। सरकार तो केंद्र में गिर जाएगी और सरकार केंद्र में गिरी तो बिहार में आप जानते हैं कि नीतीश कुमार कितना बलशाली हो जाएंगे। लेकिन ये स्थिति उत्पन्न नहीं हो और एन चुनाव के वक्त में नीतीश कुमार जो पैंतरा करते रहते हैं और नीतीश कुमार की चाल समझना मुश्किल है। अमित शाह उसके लिए अपना शुरुआत कर चुके हैं कि अगर एन वक्त पे सीट शेयरिंग का समझौता और मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित अगर नहीं होता है, उसको लेकर के नीतीश कुमार किसी तरह का कोई फैसला लेते हैं और उस फैसले में और भी लोग शामिल हो जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि अल्पमत में आ जाए केंद्र की सरकार। इसलिए उसकी शुरुआत पहले से कर ली है। आपको पता है कि महाराष्ट्र की चर्चा खूब बिहार के चुनाव में होती है। क्यों होती है ये आपको पता है। महाराष्ट्र में एक बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी ने किया था। एकनाथ शिंदे जो उद्धव ठाकरे को छोड़ करके आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, 2-2.5 साल तक मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन जब चुनाव में उतरे तो चेहरा तो उस सामने थे, मुख्यमंत्री वही थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एन वक्त पर, काफी समय लगा था आप देखे होइएगा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का नाम घोषित करने में,
अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया। देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बन गए, जो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे। इससे पहले भी बहुत खेल हुआ था। दो दल टूटे थे। महाविकास अघाड़ी का नाम आपने सुना होगा। ये 3 दलों का एक संगठन था, जिसमें कांग्रेस थी, एनसीपी थी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी। यह सरकार चल रही थी और इसी बीच में एकनाथ शिंदे ने विद्रोह किया और साथ साथ अजीत पवार, जो शरद पवार के भतीजा हैं, उन्होंने भी विद्रोह किया और विधायकों को लेकर के वो पार हो गए। सरकार तो एनडीए गठबंधन की बन गई, महाविकास अघाड़ी जो है वो विपक्ष में आ गई। उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव में भी कहीं ना कहीं जो खेल हुआ वो आपने देखा ही। सरकार हाथ में थी एकनाथ शिंदे के और उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने नंबर 1 की पार्टी बन करके खुद का मुख्यमंत्री बना लिया। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इन दोनों की पार्टी के पास 17 सीटें हैं। इन 17 लोकसभा सीटों पर नजर जो है अमित शाह की शुरू से है। आपको मालूम होगा कि कई ऐसे सेक्टर्स नजर आए होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है, उसके बाद आरएसएस के नेताओं की तारीफ होनी शुरू हो जाती है। अजीत पवार की मां ने मंदिर में मनोकामना मांगी थी कि पवार गुट एकजुट हो जाएगा। ये सब सारी बातें हमने आपको बताई थी। आपको याद होगा संपादक नमन मिश्रा जी ने इस पूरी बात को बताया था कि उन्होंने मनोकामना मांगी थी कि दोनों एक साथ हो जाएं और एक साथ आकर के फिर से राजनीति करें। अभी सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी हैं, उनके बारे में भी आपने सुना होगा कि लगातार वो भारतीय जनता पार्टी और अन्य नेताओं के संपर्क में है। इन सभी बातों को लेकर के जो 3 महीने बाद महाराष्ट्र में होने वाले जो चुनाव थे उसको लेकर के ये बातें कही जा रही थी। लेकिन खैर इन सारी बातों के साथ साथ सीन दूसरा जो नजर आया, उस दूसरे सीन में महाविकास अघाड़ी जो है वो बिखरती हुई नजर आई। अगर शरद पवार और अजीत पवार एक साथ आ जाते हैं तो आप मान के चलिए कि 8 सीटें ये और 1 सीट जो उनके पास है अजीत पवार के पास, ये 9 सीटें जो हैं वो ऑटोमेटिक चल जाती हैं एनडीए गठबंधन में। दोनों एक हो जाते हैं और महाविकास अघाड़ी को छोड़ करके एनडीए की तरफ स्विच कर जाते हैं शरद पवार। तो शरद पवार को भी पता है कि जो वर्तमान स्थिति है उसमें उनको मिलना कुछ नहीं है, न तो उनको राज्य में कुछ मिल रहा है और न ही वहां कुछ मिल रहा है। राज्य में भी उनके कई लोग आ जाएंगे, क्योंकि 20-22 की संख्या उनकी विधानसभा में भी है। तो ऐसी स्थिति में वो महाराष्ट्र में भी सरकार में आ जाएंगे और केंद्र की सरकार में भी उनकी बेटी को बेहतर पोजीशन मिल जाएगा और भी 1-2 मंत्री बन सकते हैं। और बिहार चुनाव से पहले कहा जा रहा है कि इस तरह का कुछ होने वाला है। फडणवीस से कई बार मुलाकात और फडणवीस को बार बार सराहना, ये भी एक अलग कड़ी है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अगर किसी तरह का कोई फैसला लें बिहार में तो उसका असर केंद्र की सरकार पर नहीं पड़े और बिहार में भी दबदबा बना रहे, ऐसी स्थिति पैदा करके अमित शाह, अगर होती है तो अमित शाह उसके लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ये एक सीन है। दूसरी सीन है कि आपको ये भी पता होगा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मीटिंग हुई थी। दोनों एक साथ आना चाहते थे। राज ठाकरे का रुझान जो है एनडीए की तरफ है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आपको यह भी याद होगा कि उद्धव ठाकरे अपने पुत्र के साथ गए थे मिलने के लिए अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से। इस मुलाकात के बाद कई तरह की अटकलें लगाई गई। उन अटकलों का क्या हुआ अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन जब बिहार चुनाव की चर्चा होने लगी है, जब बिहार में सीट शेयरिंग के समझौते की चर्चा होने लगी है, तो ये सारी बातें खुल करके सामने आने लगी है। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम पर अगर आप देखते हैं तो अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी 293 सीटों को लेकर के, एनडीए गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं, जिसमें 240 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की हैं, 16 सीटें टीडीपी की हैं, 12 सीटें जनता दल यूनाइटेड की हैं, लोक जनशक्ति पार्टी की 5 सीटें हैं, 7 सीट शिंदे गुट की हैं, एकनाथ शिंदे जो हैं, 2 जेडीएस की है और 1 सीट एनसीपी की है और बाकी के जीतन राम मांझी सहित अन्य लोगों को जोड़ दें तो 10 सीटें और होती हैं। सब मिलाकर के 293 सीट होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 293 में से अगर 16, 12, 28 सीट निकल जाता है तो फिर से अल्पमत में आ जाती है सरकार और इसका जुगाड़ करने के लिए कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। उस तैयारी में पूरी तरह से अमित शाह लग गए हैं। दूसरी तरफ आपको पता है कि इतना ही लगभग
230-32 के आसपास ये सीटें जो हैं 240 के आसपास ही पूरा होती हैं। जो विपक्ष में महागठबंधन इंडिया गठबंधन है उसकी बात करें तो बाकी की सीटें जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पास नहीं है, उसके अलावा जो सीटें हैं वो आप समझ ही रहे हैं कि कितनी सीटें हैं। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें अमित शाह ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए वापसी के रास्ते जो हैं एक तरह से कहा था कि बंद हो गया है, लेकिन वो रास्ते अब खोल दिए हैं। अमित शाह ने ही वो रास्ता खोला है और अमित शाह के इस रास्ता खोलने के बाद जो मैसेज आया है उस मैसेज में यही बातें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं ये पूरी कहानी हो रही है। अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक पोस्ट मुझे देखने को मिला है जिसमें उद्धव ठाकरे और ये दोनों शामिल नजर आ रहे हैं। इसमें उस मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मैसिव खेला, एनडीए विल बी 300 पार सून, यानी एनडीए जो है वो 300 के पार जल्दी ही हो जाएगी। नारा 400 के पार का था, 300 से भी कम सीटें आई, अब 300 के पार होने जा रहे हैं। तो उसके पीछे की कहानी है कि एक बार फिर से एनसीपी के चाचा और भतीजा एक साथ आ सकते हैं, और अगर ये दोनों आते हैं तो मैंने आपको पहले बताया कि 10 सीटें और बढ़ जाएंगी। 293 के बाद ये 10 सीटें तो कंफर्म आप मान के चलिए 303 हो जाता है, जो 2019 में खुद के दम पर आया था। अब ये सारी बातें एक तरफ से समझ लीजिए कि है तो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, केंद्र से जुड़ी हुई, लेकिन इसका असर बिहार पर भी पड़ना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो बिहार में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदलेंगी। और इन्हीं बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी अपनी रणनीति पर पूरी तरह से मजबूत खूंटा गाड़े हुए हैं। चिराग पासवान एक अलग एंगल से कर रहे हैं। 8 तारीख को 2 बड़ी घटनाएं, 2 बड़े रैली बिहार में होने वाले हैं। एक उपेंद्र कुशवाहा करने वाले हैं मुजफ्फरपुर में, राजधानी के दूसरे छोर पर होना है, एक उत्तर और एक दक्षिण। ये दोनों ही रैली कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि एनडीए गठबंधन में बहुत कुछ होने की संभावनाएं अभी बलवती है। ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि नीतीश की एनडीए में दरकार है या नहीं है। अगर चिराग पासवान, जैसा कि हम बता रहे हैं और हमने आपको खबरों में बताया भी था, आगे हम एक खबर करके आपको बताएंगे कि चिराग पासवान आखिरकार वहां रैली क्यों कर रहे हैं जहां एनडीए के लिए कुछ भी नहीं है। 22 सीटों में से मात्र 2 सीटें जीतने वाली एनडीए 2020 में, जिसके वाहक बने थे चिराग पासवान, तो आखिर चिराग पासवान उस शाहाबाद में क्यों अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जिस क्षेत्र से खुद हार गए 2019 में, जिस क्षेत्र में उनकी कोई पकड़ नहीं है, लेकिन वहां उनके वोट बैंक है, उस मुजफ्फरपुर में रैली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुजफ्फरपुर से सटा हुआ सारा वो एरिया है जहां कुशवाहा वोटरों की संख्या बहुत अधिक है। सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि अगर ये सब कुछ होता है और नीतीश कुमार कहीं अपनी शर्तों पर राजनीति करने के कारण एनडीए से बाहर होने की स्थिति आती है, तो ऐसी स्थिति में जो उनका सीट है, जिसके कारण एक बात आप बहुत गंभीरता से समझिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार की जरूरत अब एनडीए गठबंधन को नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, और यहां से भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर के आगे उतरेगी चुनाव में, जो नीतीश कुमार को पूरी तरह से ध्वस्त करेगी और राष्ट्रीय जनता दल से सीधा टक्कर करेगी। ये पूरी तैयारी अमित शाह की अगर इस दिशा में है तो ये मान के चलिए कि बिहार में एक बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तेजी से कछुए की चाल से अचानक से ये खबर हमारे पास आई है, मीडिया रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से अगर महाराष्ट्र में खेला होता है तो बिहार में खेला निश्चित होगा। भले ही महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में नहीं हो, लेकिन महाराष्ट्र के खेल का बिहार पर असर जरूर पड़ेगा। ये बात कंफर्म मान के चलिए, और नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन से बाहर करके भारतीय जनता पार्टी सभी को संतुष्ट कर लेगी। 20 सीट आराम से मिल जाएगा जीतन राम मांझी को, 20 सीट आराम से मिल जाएगा उपेंद्र कुशवाहा को, 40 सीट आराम से मिल जाएगा, समझिए रहे ना, जो 22 सीटों पर अपना खूंटा गाड़ने के लिए 8 तारीख को तैयारी किए हैं चिराग पासवान को। और इसके अलावे
आप समझ ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी अपने मन मुताबिक सीटें मिल जाएंगी और 2025 में अपना मुख्यमंत्री का चेहरा सामने करके, जो बात 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अब बिहार में वो आगे चुनाव लड़ेगी तो अपने मुख्यमंत्री के चेहरा के साथ लड़ेगी। कौन होगा चेहरा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या कुछ निकल के आता है, इंतजार कीजिए। हमारी नजर तो बनी हुई है, आपकी नजर भारत लाइव पे बनी रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।